गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब पटल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, एससी, आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोफेसर बैच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसी प्रोफेसर बैच में आप मेरे साथ जुड़ते हैं। यूनिट 5वीं और 6वीं जो व्याकरण से संबंधित है, तो जो भी लोग व्याकरण में जिनका हाथ तंग है, जो लोग व्याकरण में गरीब हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं हमारे प्रोफेसर बैच की इस श्रृंखला के साथ। और हम लोगों ने अभी तक 4 क्लास देखी, जिसमें हमने पहली क्लास में देखा था पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को। दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, कैयट, भट्टोई दीक्षित और नागेश भट्ट को। तीसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था जैनेन्द्र हेमचंद, शाकटायन और सारस्वत व्याकरण को। और चौथी क्लास में हम लोगों ने देखा था जो अन्य व्याकरण के आचार्य थे, जो अन्य व्याकरण थे, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, आज हम उन्हीं 4 क्लासों में क्या हम लोगों ने पढ़ा उसकी परीक्षा लेने वाले हैं, उसका रिजल्ट देखने वाले हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो व्याकरण के आचार्यों के परिचय से संबंधित जो प्रश्नाभ्यास है, जो प्रश्न बन सकते हैं और जो प्रश्न बने भी हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर किया करें। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग जो पिछली 4 क्लासें हम लोगों ने देखी व्याकरण के आचार्यों से संबंधित, उन्हीं का हम लोग आज क्या कर रहे हैं, प्रश्नाभ्यास कर रहे हैं, जिससे हम कल से अपनी पाणिनि शिक्षा को प्रारंभ कर सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के आचार्यों को आप पढ़ें, चाहे साहित्य के आचार्यों को आप पढ़ें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, उनके कालक क्रम को ध्यान रखना है। ये बेशक मत ध्यान रखिए कि पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा क्रम क्या है। ये मत ध्यान रखिएगा कि 5वीं शताब्दी का कौन है, 6वीं शताब्दी का कौन है, पहली शताब्दी का कौन है, ईसा पूर्व का कौन है। ये आपको याद रहे तो भी बढ़िया, न रहे तो भी बढ़िया, लेकिन क्रम जरूर ध्यान रखना कि पहले पाणिनि थे या पतंजलि थे, पहले भर्तृहरि थे या वामन, जयादित्य थे। अगर ये क्रम आपको ध्यान है, ये क्रम आपको याद है, अब ये क्रम आपको याद रहेगा तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए, तो पहला प्रश्न जो आपका है, जो शायद पिछली परीक्षाओं में पहले पूछा भी गया है कि समीचीनम क्रमम चुनता। आपको समीचीन मतलब सही क्रम चुनना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक क्रम सही है, वो आपको देखना है। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कवि को लेकर के नहीं है। जो व्याकरण की प्रक्रिया पद्धति है, नव्य व्याकरण की जो प्रक्रिया पद्धति है, जो प्रकरण पद्धति है, जो प्रकरणों का क्रम है, वहां से पूछा गया है। तो इस प्रश्न को मुझे लगता है, मैं भी देख लेता हूं, तो देखिए, पहला ऑप्शन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो जिससे अंदाजा लग जाएगा। कारकम तद्धितः परस्मै पदम कृदन्तः, ये है। तो अब इससे पता लगाना है आपको कि कौन सा क्रम सही है। दूसरे में है तद्धितः कारकम कृदन्तः परस्मै पदम, सी ऑप्शन में है कारकम तद्धितः कृदन्तः परस्मै पदम, अंतिम है कृदन्तः परस्मै पदम तद्धितः कारकम। अब इसमें से आपको ये पता लगाना है कि कौन सा क्रम सही है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर वो लोग भी कर लेंगे जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ना तो दूर विषय सूची भी देखी हो। ठीक है, तो जो लोग व्याकरण की परंपरा से परिचित हैं, जो लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को देखे हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को देखे हैं, वो इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। जब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के बाद क्या आता है भैया, तो शब्द रूप संधि आती है। संज्ञा प्रकरण के बाद कौन सा प्रकरण शुरू होता है, संधियों का प्रकरण शुरू होता है। जैसे ही संज्ञा प्रकरण खत्म होता है, सुप्तिगंतम पदम, एक अणचि से संधि प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद आपके पास सुबंत आ जाता है। सुबंत के बाद आपके पास क्या आ जाता है, तिगंत आ जाता है। तिगंत के बाद क्या आ जाता है आपका, आप तिगंत जैसे पूरा करेंगे उसके बाद आपकी आ जाएगी परस्मै पद, आत्मनेपद, ये सब उसी में आ जाता है। उसके बाद कृदंत आ जाता है। कृदंत के बाद कारक आ जाता है। कारक के बाद समास आ जाता है। समास के बाद तद्धित आ जाता है। तद्धित के बाद स्त्री प्रत्यय आ जाता है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी की रूपरेखा है। ऐसे ही हम जब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम को देखते हैं तो थोड़ा वहां पर क्रम बदल जाता है। फर्स्ट सिद्धांत मतलब प्रथम भाग में देखेंगे, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जब प्रथम भाग में देखेंगे तो सबसे पहले वही संज्ञा प्रकरण है, फिर संधि है, फिर सुबंत है। अब यहीं पर थोड़ा क्रम चेंज होकर के आ जाता है, वहां पर अव्यय प्रकरण,
सुबंत होगा, सुबंत यहाँ पर हलंत नपुंसकलिंग तक खत्म हो जाएगा, फिर अव्यय प्रकरण आएगा और उसके बाद अव्यय प्रकरण के बाद तुरंत वहां पर स्त्री प्रत्यय आ जाएगा और स्त्री प्रत्यय के बाद वहां पर क्या आ जाता है, कारक प्रकरण आ जाता है। ये यहाँ पर क्रम रहा है। दूसरे खंड में जब हम चलते हैं तो समास आएगा और समास के बाद हमारा तद्धित आ जाए। तीसरे खंड में जब हम चलते हैं तो तिगंत आता है, परस्मैपद पद आता है, आत्मनेपद पद आता है, कृदंत आता है। उसके बाद चौथे खंड की बात कर रहे हैं। तीसरे खंड में आपका क्या आएगा, तिगंत आएगा और परस्मैपद पद आएगा, आत्मनेपद पद आएगा। उसके बाद हम लोग जब चलेंगे तो वहां पर चौथे खंड में आपका कृदंत आएगा और वैदिक स्वर प्रकरण आएगा। ये वहां पर क्रम है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो तद्धित जो है, चाहे हम उसमें देख रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो तद्धित सबसे बाद में है, स्त्री प्रत्यय के पहले है। तो इसका मतलब ये है कि कारकम पहले रहेगा, कारक पहले, क्योंकि तद्धित बाद में है। परस्मैपद पद और कृदंत, अब तिगंत के तुरंत बाद क्या आता है, परस्मैपद पद आता है। तिगंत के तुरंत बाद क्या आता है, परस्मैपद पद आता है। लेकिन हमको ये क्रम कहाँ देखना है, हमको देखना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का क्रम से पूछा। ये प्रश्न को देखने से पता चल रहा है कि ये क्रम कहाँ से पूछा गया है, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से पूछा गया है। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी का अगर इसमें क्रम देखेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम के हिसाब से सबसे पहले आपका, चलो मान लिए हम लोग किसको देखेंगे, परस्मैपद पद को देखेंगे, फिर कृदंत को देखेंगे, फिर कारक को देखेंगे, फिर तद्धित को देखेंगे। ये क्रम आपको यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन इस क्रम से आपका यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं होगा, इसलिए हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को देखेंगे। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कितने भागों में है, 4 भागों में है। 4 भागों में है। तो पहले ही भाग में कारक है, दूसरे भाग में आपका तद्धित है, तीसरे भाग में आपका परस्मैपद पद है और चौथे भाग में आपका कृदंत है। ठीक है, तो ये आपको चारों वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की मैंने विषय वस्तु बता दी है कि पहला जो खंड शुरू होता है वो संज्ञा प्रकरण, संधि, सुबंत, अव्यय प्रकरण, स्त्री प्रत्यय, कारक प्रकरण तक जाता है। दूसरे भाग में आपका क्या होता है, समास होता है, समास के बाद तद्धित वृत्ति है। तीसरे प्रकरण आपका तिगंत से शुरू होकर परस्मैपद आत्मनेपद तक जाता है। चौथा आपका कृदंत से शुरू होकर के कहां तक जाता है, वैदिक प्रकरण तक जाता है, वैदिक स्वर प्रकरण तक जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो पहले ही प्रथम भाग के अंत में कारक दिया है, तद्धित दूसरे भाग के अंत में दिया है, तीसरे भाग के अंत में परस्मैपद दिया है और चौथे भाग शुरुआत कृदंत से होता है, धातु सूत्र से। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले विकल्प में जो क्रम है वो बिल्कुल सही क्रम है, ये आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि समुचितम क्रमम चुनता। अब पहले जो क्रम पूछा है वो प्रकरणों का क्रम पूछा है, प्रक्रिया का क्रम पूछा है, नव्य व्याकरण प्रक्रिया का। लेकिन दूसरे प्रश्न में किसका क्रम पूछ रहा है कि कवियों का क्रम बताइए, कौन पहले कवि था और कौन बाद में कवि था, ये क्रम पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको बता भी चुका हूं और लास्ट वाली जो तीसरी क्लास थी उसमें सबका क्रम बताया था कि पहले आपको पाणिनि को रखना है, फिर आपको कात्यायन को रखना है, फिर पतंजलि को रखना है, फिर भर्तृहरि को रखना है, फिर जैनेन्द्र को रखना है, फिर वामन जयादित्य को रखना है। ये क्रम में आपको बताया था अच्छे से। तो देखिए, पहले पे आप लोग किसको लेके चलेंगे, तो देखो पहले पे भर्तृहरि तो बिल्कुल नहीं आएंगे, पाणिनि जी आएंगे, पाणिनि जी के बाद आपके पतंजलि जी आएंगे। तो इसका मतलब है पाणिनि के बाद कात्यायन आएंगे। तो पहले हम लोग क्रम, एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने रटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 मुनियों की जो समष्टि है, पहले सूत्र, पाणिनि जी के सूत्र हैं तो पाणिनि पहले, पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिकें आई तो वार्तिकों की रचना हुई, तो वार्तिकों की रचना होने से कात्यायन बाद में, और यही वार्तिक जिनको भाष्य सूत्र भी कहा जाता है उन पर भाष्य लिखा गया। तो ये 3 आ जाएंगे। और भाष्य की सर्वप्रथम सर्वसे प्राचीन टीका जो लिखी थी वो भर्तृहरि ने लिखी थी, तो भर्तृहरि आ जाएंगे। तो ये ध्यान, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि। तो पतंजलि के बाद है भर्तृहरि, पहले नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब पतंजलि के बाद यहाँ भर्तृहरि है, बहुत अच्छी बात है। फिर है वरदराजाचार्य, नहीं, वरदराजाचार्य जिन्होंने गीर्वाण, पदमंजरी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि की जो रचना की है वह भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। वरदराजाचार्य कौन थे, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। अब भट्टोजी दीक्षित के अगर वो शिष्य हैं तो वह किसके बाद आएंगे, भट्टोजी दीक्षित के बाद आएंगे, इसलिए यहाँ पहले दे दिया गया। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ समझ लेते हैं, पतंजलि भट्ट नहीं, पतंजलि के बाद सीधे कौन आएंगे, भर्तृहरि आएंगे। तो पतंजलि, भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित, वरदराजाचार्य, ये क्रम आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इसमें जो अंतिम ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और फोन करके भी आपको पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई आपको अगर दिक्कत हो तो।
ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि अष्टाध्यायी रचनाकारः वर्तते। अष्टाध्यायी जो कृति है, पाणिनि व्याकरण का जो मूल है, उसकी जो कृति है अष्टाध्यायी, वो किसकी है? तो ये तो कोई अंधा भी बता देगा कि पाणिनि जी की ही कृति है। अष्टाध्यायी किसकी कृति है? पाणिनि जी की कृति है। उसके बाद कात्यायन की कृति में पढ़ा चुका हूँ, पातंजलि की पढ़ा चुका हूँ, भर्तृहरि की पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो पिछली क्लास ले जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पाणिनि जी की कृति है अष्टाध्यायी, इनकी कृति ये नहीं है किसी की भी। इनकी जो कृतियों के विषय में हम लोग पूरे डिटेल में बात कर चुके हैं, तो पीछे की क्लासों को आप लोग जा करके देख सकते हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि जी की रचना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? समुचित मेलनम कुरुता। अब अगर आपको जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं वो क्लास आप लोगों ने अगर अच्छे से देखी हैं तो इन प्रश्नों में मैं गारंटी देता हूं कोई समस्या आप लोगों को नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आलस त्याग करके आप लोग पूरी क्लास देखें जिससे आपको प्रश्न गलत ना हो। तो समुचित मेल करना है, आपको मिलान करना है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ए का करना है आपको सबसे पहले। तो पाणिनि जी ने क्या लिखा है? काशिका वृत्ति लिखी है, इष्टि लिखी है, वार्तिक लिखी है, सूत्र लिखे हैं। तो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में सूत्र प्राप्त होते हैं, तो ए के साथ मिल जाएगा चौथा। अब बी में देखिए कात्यायन ने क्या लिखा है? तो कात्यायन ने वार्तिक लिखी है, तो तीसरा। अब सी में देखिए पतंजलि ने क्या लिखा है? तो पतंजलि ने इष्टियां लिखी हैं वार्तिकों पर, तो सी का दूसरा। अब डी ने क्या लिखा है? तो पहला। समझ में आ गया? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पाणिनि जी ने लिखे हैं सूत्र, कात्यायन जी ने लिखी है वार्तिक, पतंजलि ने लिखी है इष्टियां और वामन जयाति ने लिखी है काशिका वृत्ति। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ सूत्र पहला हो जाएगा, कात्यायन बी हो जाएगा, इष्टि पे सी हो जाएगा, काशिका वृत्ति पे डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, काशिका वृत्ति है जो वामन जयादित्य के द्वारा लिखी गई है। इष्टियां उनको कहते हैं जो भाष्य सूत्र जो वार्तिक है उन पर लिखी गई हैं, और पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र है, ये आपको पता है 3994, कहीं 4000 मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए का चौथा, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इस प्रकार से विकल्प आपको वहां परीक्षा में मिलेगा कि ए का 4, डी का, बी का 3, इस प्रकार से ऑप्शन वहां पर, इस प्रकार से स्ट्रक्चर वहां पर आंसर का रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो ये आपके प्रश्न हो गया। तो जिन लोगों ने भी क्लास देखी है, बार-बार कह रहा हूं, डायरेक्ट प्रश्न लगाने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो जाकर के क्लास एक बार अवश्य देख लें। चलें, अब देखिए, अधोलिखितानाम ग्रंथानाम रचना काल दृष्टिया समुचितम क्रमम चुनता। अब यहाँ पर भी वही सेम, वही मैंने कहा था जब मैं पढ़ाना शुरू किया था कि आप लोग इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको व्याकरण के आचार्यों का या किसी आचार्यों का क्रम अगर पता है तो उनकी कृतियों का भी क्रम लगा लेंगे। अब देखिए, काशिका किसकी है ये आपको पता है, तो वामन जयादित्य की है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, मान लो वामन। क्या लिख लिया? वामन। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न करना है। प्रदीप किसकी है? तो ये आपकी है कैयट की, ये भी आपको पता है। वाक्यपदीयम किसकी है? तो भर्तृहरि की है, ये भी आपको पता है। सारस्वत व्याकरण किसके? तो अनुभूति स्वरूपाचार्य और नरेंद्राचार्य की मानते हैं इसको। तो ये आपने क्रम ध्यान रख लिया। सारस्वत व्याकरण, भर्तृहरि, कैयट, वामन, ये आप लोगों ने पता कर लिया, ये आपको पता है। अब आपको क्रम लगाना है इनका। तो सबसे पहले आप देखिए, वामन थे, कैयट थे, भर्तृहरि थे, नरेंद्राचार्य थे, कौन थे? तो सबसे पहले आप कहां पर चले जाएंगे कि भैया सबसे पहले इनमें से तो भर्तृहरि थे, क्योंकि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के बाद ही आ जाते हैं भर्तृहरि। तो आपको देखना है कि वाक्यपदीयम कहां पहले पे है। तो वाक्यपदीयम यहां भी है और यहां भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया आपका? अब भर्तृहरि के बाद आप देखिए किसको बिठाएंगे। भर्तृहरि के बाद आप किसको बिठाएंगे? तो भर्तृहरि के बाद आपको बिठाना पड़ेगा किसको? काशिका वृत्ति को, वामन जयादित्य को। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था भर्तृहरि के बाद आते हैं जैनेन्द्र और जैनेन्द्र के बाद आते हैं आपके वामन जयादित्य। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, ये आपको पता है, ठीक है। वामन जयादित्य 6वीं शताब्दी में हम लोगों ने देखा था, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो भर्तृहरि को हमने 5वीं शताब्दी में देखा था, ये सब आपको पता है। तो भर्तृहरि के बाद तुरंत जैनेन्द्र तो यहाँ पर कहीं विकल्प में है नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे? वामन जयादित्य की काशिका वृत्ति आ जाएगी। तो ये भी प्रश्न ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कैयट फिर आ जाते हैं और सारस्वत व्याकरण अंत में आ जाएगी। तो ये आपका जो तीसरा विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपको कृतियों के आचार्यों के विषय में पता है, कृतियों का जो आचार्य है, तीसरी क्लास आप लोग देखना ना भूलिएगा। तीसरी क्लास के अंतिम में निष्कर्ष के तौर पर सभी जितने 12 कवि आपके व्याकरण के आचार्य लगे हुए हैं उन सबको क्रम से रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वाक्यपदीयम भर्तृहरि आ गए, काशिका आ गई, वामन जयादित्य, कैयट आ गए, सारस्वत व्याकरण आ गए। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलें आगे।
और ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप परेशान मत होइए, जैसे ही परीक्षा नजदीक होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज भी आप लोगों से करवाएंगे, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न पता नहीं कहां गया। भर्तृहरि कृति इमे। अब भर्तृहरि की यहाँ नीचे 2 कृतियां दी गई हैं। भर्तृहरि से संबंधित कितनी कृतियां दी गई हैं? 2 कृतियां दी गई हैं 4 विकल्पों में से, वो पता करना है आपको। तो वाक्य पदियम तो भर्तृहरि की है, ये आपको पता है, तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काशिका वृत्ति अभी हम लोग देखे थे पिछले प्रश्नों में कि ये वामन जयादित्य की कृति है। किसकी है? वामन जयादित्य की कृति है, भर्तृहरि की कृति नहीं है, तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दीपिका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपिका किसकी कृति है? तो भर्तृहरि की कृति है। महावास्य पर सबसे पहले जो प्राचीन टीका लिखी गई थी वो दीपिका ही लिखी गई थी, इसलिए ये सही हो जाएगा। प्रदीप जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैयट की महावास्य की टीका है, ठीक है, प्रामाणिक टीका है, महावास्य पर कैयट की है, भर्तृहरि की नहीं है। तो इसमें से 2 विकल्प वहां पर चुनने होंगे आपको, तो ए और सी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आ भी रहे हैं, तो ये ध्यान रखेगा, 2-2 करके पूछ लेगा तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 7वां प्रश्न यहाँ से गायब हो गया है, कोई बात नहीं है, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने पीछे ही क्लास देखी है, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, कयोर द्वयोः संबंध, किन 2 का परस्पर संबंध है, ये भी पूछ लिया गया है। अगर आपने डिटेल में कवियों को मेरी क्लास को देखा है तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो देखो 2 का संबंध देखना है, पतंजलि का, वार्तिक का, गोरनदीय का। तो पतंजलि का किसके साथ संबंध है? अब देखो ये वार्तिक किसने लिखी है? कात्यायन ने लिखी है, बिल्कुल हो गया। गोरनदीय किसको कहा जाता है? तो पतंजलि को कहा जाता है। गोरनदीय स्वाहा पतंजलि स्वयं प्रयोग किए हैं अपने लिए महाभाष्य में, गोरनदीय स्वाहा, ठीक है। तो गोरनदीय किससे संबंधित हो गया? तो यहाँ ए और बी संबंधित हो रहे हैं, क्योंकि पतंजलि का ही नाम है गोरनदीय, ठीक है। और प्रदीप किसकी है? तो कैयट की है। अब बताइए कौन आपके संबंधित हैं 2? तो देखिए वार्तिक किसी अन्य से संबंधित नहीं है, गोरनदीय पतंजलि से संबंधित है, प्रदीप किसी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी विकल्प आपका सही हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पतंजलि की जगह महाभाष्य दे देता तो महाभाष्य के साथ यहाँ पर प्रदीप हो जाता, ठीक है। अगर मान के चलिए पतंजलि न दे ए विकल्प में और आपका यहाँ पर क्या कर दे, महाभाष्य कर दे, और महाभाष्य अगर आपने दे दिया यहाँ पर तो आपका प्रदीप ठीक हो जाएगा, गोरनदीय ठीक नहीं होगा, क्योंकि पतंजलि और गोरनदीय दोनों नाम हैं और महाभाष्य और प्रदीप दोनों एक दूसरे संबंधित कृतियां हैं, वो उस पर टीका है, ठीक है। तो इस विकल्प में यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका, ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी, ध्यान रखिएगा, ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पतंजलि ए पर और सी गोरनदीय, ए और सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है समुचितम मेलनम कुरुता। ए और सी यहाँ पर सही हो गया कि नहीं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। पतंजलि, वार्तिक, गोरनदीय, प्रदीप, इन सब में संबंधित देखना है किन 2 का संबंध है। तो पतंजलि का ही दूसरा नाम गोरनदीय है, तो ए का सी हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि पतंजलि की जगह महाभाष्य अगर दे देगा तो ए के साथ डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। समुचितम मेलनम कुरुता, सही मिलान करना है आपको। तो देखिए सही मिलान कर लेते हैं। तो पहला है, अब पहला किसके साथ मिलेगा ये देखना है। तो पदमंजरी किसने लिखी है? तो पदमंजरी आपकी किसने लिखी है? तो हरदत्त मिश्र ने लिखी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी का भी पता हो आपको, ठीक है, पदमंजरी आपको पता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। दूसरे में क्या है, सारस्वत व्याकरण। तो सारस्वत व्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्य कहिए चाहे नरेंद्राचार्य कहिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरे का 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं है। अब आता है तीसरा। तो तीसरे में क्या है, शब्द कौस्तुभ भट्टोई दीक्षित के 4 सही हो जाएगा। अब बृहद शब्देन्दु शेखर की अगर बात करते हैं तो बृहद शब्देन्दु शेखर में नागेश भट्ट पहला सही हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर कैसे भी पूछा जा सकता है, ए बी करके पूछा जा सकता है, इधर ए भी दे सकता है, बस आपको मिलान करना है। तो पदमंजरी हरदत्त की है, हरदत्त मिश्र की है, सारस्वत व्याकरण नरेंद्राचार्य की है, शब्द कौस्तुभ भट्टोई दीक्षित की अंतिम कृति सबसे पहली कृति है, और बृहद शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट की है, चाहे लघु शब्देन्दु शेखर हो चाहे बृहद शब्देन्दु शेखर हो, ठीक है। तो ये प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है अगर आपने पहले ही क्लास देखी है तो। चले आगे। अब देखिए यथोचितम सम्मेलनम कुरुता, अब वही है, मिलान करवा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। उणादि कोश पूछा गया है कि उणादि कोश क्या है। तो उणादि कोश को किसने लिखा है? तो पाणिनि जी ने लिखा है, ध्यान रखना। प्रौढ़ मनोरमा किसने लिखी है? भट्टोई दीक्षित ने लिखी है। महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि ने लिखी है, और हेम शब्दानुशासनम
हेमचंद्र ने लिखा है। तो यहाँ प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले से आप मिला देंगे सी को, दूसरे से आप मिला देंगे ए को, और तीसरे से मिला देंगे आप डी को, और चौथे से मिला देंगे आप बी को। तो ये आपका सही हो जाएगा। उड़ादी कोष आपका चला जाएगा 1 नंबर, मतलब ए 1 नंबर, प्रौढ़ मनोरमा आपकी चली जाएगी 2 नंबर, महाभाष्य दीपिका की चली जाएगी 3 नंबर, हेमचंद्र चल जाएगा आपका 4 नंबर। तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा, ये मिलान हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि समुचितम क्रमम चुनता, सही क्रम आपको चुनना है। सही क्रम क्या होगा? तो वही पहले की तरह है। तो नागेश भट्ट की है लघु शब्देन्दु शेखर, तो पहले का हो जाएगा सी। अगर आपको ये पता है तो ऐसे विकल्प वहां पर दिए होते हैं कि आपको 1 या 2 पता है तो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नागेश भट्ट ने क्या लिखा है? लघु शब्देन्दु शेखर लिखा है। कैयट ने क्या लिखा है? तो प्रदीप टीका लिखा है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिनेंद्र बुद्धि का क्या है? अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? जिनेंद्र बुद्धि का क्या है? तो काशिका विवरण पंजिका, जिसको हम लोग न्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरे का ए हो जाएगा। काशिका विवरण पंचिका, जिसको हम लोग न्यास भी कहते हैं। पतंजलि का क्या है? तो पतंजलि की इष्टियां हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चौथे का बी हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। नागेश ने लिखा है सी वाला लघु शब्देन्दु शेखर। कैयट ने क्या लिखा है? तो प्रदीप टीका, डी हो जाएगा। जिनेंद्र बुद्धि ने लिखा है काशिका विवरण पंजिका, जिसको हम लोग न्यास भी कहते हैं। और पतंजलि ने क्या लिखी है? इष्टियां। तो ये आपका चौथा विकल्प, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको वहां करने हैं, यही करने का एक तरीका है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो कैसे वहां पर प्रश्न करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 12वां प्रश्न है आपका उचितम सम्मेलनम कुरुत, वही क्रम आप पे मिलवा रहा है। तो वाक्यपदीयम ए, तो ए का 1 है। वाक्यपदीयम ये बिल्कुल सही है, भरते ही लिखा है। पदमंजरी हरदत्त मिश्र लिखा है, ये भी सही है। अष्टाध्यायी मिताक्षरा वृत्ति, ये भी अन्नम भट्ट, ये भी सही है। स्फोटवादन नागेश, ये बिल्कुल सही है। तो बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये बिल्कुल सही है। आप लोग पीछे क्लासों में देखेंगे, सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि वाक्यपदीयम भरते ही लिखा है। पदमंजरी हरदत्त मिश्र की है। अष्टाध्यायी मिताक्षरावृत्ति अन्नम भट्ट की है। और स्फोटवाद नाम ग्रंथ किसका है? नागेश भट्ट का है। तो इसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अधोंकितेषु नागेश भट्टस्य ग्रंथो नास्ति, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन 4 विकल्पों में कौन नागेश भट्ट का ग्रंथ नहीं है? तो आपको पता है शेखर नागेश भट्ट के, ये भी सही है। उद्योत, ये महाभाष्य की टीका है। महाभाष्य और कैयट की जो प्रदीप है, कैयट की जो प्रदीप है उस पर ये टीका लिखी गई है। तो ये भी नागेश भट्ट की कृति है। माधवीय धातुवृत्ति माधव की है, माधवाचार्य की। ठीक है, तो ये माधव भट्ट, ठीक है, माधव भट्ट की कृति है। तो ये आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। स्फोटवाद नागेश का है। स्फोटवाद नाम ग्रंथ अभी हम लोग देखे हैं नागेश भट्ट का स्फोटवाद नाम ग्रंथ। तो यहाँ पूछा रहा है ग्रंथो नास्ति। ध्यान रखना कि परीक्षा में आपको अस्ति और नास्ति प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ना है। प्रश्न नास्ति पूछ रहा है तो ये सी विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अस्ति और नास्ति इन दो पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि अस्ति पूछ रहा है कि नास्ति पूछ रहा है। चलें आगे। अब देखिए, अब आपका प्रश्न है कालक्रमेण प्रदर्शित, कालक्रम से इनको लगाना है। तो मैं आपको ये तो बार बार बता चुका हूं कि सबसे पहले पाणिनि थे, तो ये वाला विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो पाणिनि पाणिनि पाणिनि, पाणिनि के बाद कौन थे? कात्यायन थे। कैयट है यहाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अब बच्चे 2 विकल्प, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि हमको पहले रखने हैं, फिर हमको कात्यायन रखने हैं, फिर हमको पतंजलि रखने हैं, फिर हमको भर्तृहरि रखने हैं, फिर हमको जैनेन्द्र रखने हैं, फिर हमको वामन जयादित्य रखने हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। चलें आगे। तो पाणिनि कात्यायन दोनों में है। उसके बाद पतंजलि, तो पतंजलि कहीं नहीं है। उसके बाद किसको रखना? भर्तृहरि। तो भर्तृहरि कहाँ के? यहाँ। तो चौथा विकल्प आपको इसका सही है, क्योंकि नागेश भट्ट तो बाद में जाएंगे, कैयट के भी बाद में जाएंगे। ठीक है, नागेश भट्ट तो भट्टो दीक्षित के बाद में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वरदाचार्य के बाद में। तो यहाँ पर क्या चले जाएंगे? यहाँ कैयट के बाद में चले जाएंगे नागेश भट्ट। तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो पहले आप रखेंगे पाणिनि, फिर कात्यायन, फिर आप किसको रखेंगे? भर्तृहरि को, फिर कैयट को और नागेश भट्ट को। ये क्रम भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि तीसरी क्लास में आप लोग जाकर के अंतिम में एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर भी क्रम पूछ रहा है कि समुचित क्रम चुनना है। समुचित क्रम चुनना है कि समुचित क्रम क्या होगा?
चलते हैं। तो पहले कृतियों के मैं बता रहा हूं कि ऐसे अगर प्रश्न आ जाए कृतियों को लेकर, तो पहले ये जरूर ध्यान रखिए अपने माइंड में कि ये कृतियां हैं किसकी। तो महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है, 150 ईसा पूर्व का है। वैयाकरण भूषणसार किसका है? तो कौंड भट्ट का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शब्द कौस्तुभ किसकी है? तो भट्टोजी दीक्षित की है, जो कि कौंड भट्ट के चाचा थे, ताऊ जिनको कह सकते हैं। काशिका वृत्त किसकी है? तो वामन जयादित्य की है। शब्देन्दु शेखर किसकी है? तो नागेश भट्ट की है। अब हटा दीजिए, पतंजलि को सबसे पहले रख लीजिए, क्योंकि विकल्पों में कात्यायन पाणिनि नहीं है, तो पतंजलि पहले आ जाएंगे, तो महाभाष्य पहले आएगा। चारों में महाभाष्य पहले, ठीक है। अब देखिए, कौंड भट्ट, भट्टोजी दीक्षित, वामन और नागेश भट्ट। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे नागेश भट्ट, और भट्टोजी दीक्षित के भतीजे थे कौंड भट्ट। इसका मतलब है ये सब बाद के, पहले वामन आएंगे। तो जहां पर महाभाष्य के बाद काशिका वृत्ति है, वो विकल्पों के सही होने की संभावना है। यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। उसके बाद सबसे फिर कौन आएगा? भट्टोजी दीक्षित आएंगे, क्योंकि नागेश भट्ट तो बहुत बाद के हैं। भट्टोजी दीक्षित के बाद आने चाहिए आपके कौन? कौंड भट्ट, और उसके बाद आने चाहिए आपके नागेश भट्ट। तो देखो, महाभाष्य, वामन, शब्द कौस्तुभ आपकी भट्टोजी दीक्षित, वैयाकरण भूषणसार कौंड भट्ट, और शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट। ये आपका तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये विकल्प आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले आपको कृतियों के आचार्यों पर ध्यान देना है। पतंजलि थे तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जी आ गए। उसके बाद भर्तृहरि के बाद कौन आते थे? आपके जैनेन्द्र, और जैनेन्द्र के बाद आते थे वामन जयादित्य, तो वामन जयादित्य आ गए। काशिका, भट्टोजी दीक्षित का भतीजा है कौन? कौंड भट्ट, रंगोजी भट्ट का बेटा। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा तो छोटा होगा, भतीजा है तो पहले भट्टोजी दीक्षित, उसके बाद कौंड भट्ट, उसके बाद 17वीं शताब्दी आप लोग चले जाएंगे, तब आपको मिलेंगे नागेश भट्ट, तो शब्देन्दु शेखर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 प्रश्नों का आज अभ्यास किया। समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने? 15 प्रश्नों का आज अभ्यास किया है। समझ में आ गया? तो यहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नोट्स बना सकते हैं वो लोग नोट्स बनाएं, जो लोग नोट्स नहीं बना सकते हैं, आलसी टाइप के लोग हैं, वो हमारे संस्कृत स्पेस की जो 5 बुक हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, यूएससी और आरपीएससी के लिए, उन बुकों को मंगा लें कि आपको ज्यादा कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल पाएगा। और हम लोगों ने अभ्यास भी किया है, यही हमारा क्रम रहेगा कि जो भी संभावनाएं हो सकती थी, इसलिए मैंने चौथी क्लास में जो अन्य व्याकरण के आचार्य थे उनसे संबंधित भी क्लास कराई कि अगर 12 आचार्यों के अलावा भी कोई प्रश्न अगर आपका आ जा रहा है तो आप ये न कहें कि ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहली क्लास, दूसरी क्लास, 3 क्लासों में हमने कवियों को देखा, चौथी क्लास में हमने अन्य व्याकरण के आचार्यों को देखा, और 5वीं क्लास में आज हम लोगों ने क्या देख लिया? प्रश्नों का अभ्यास कर लिया, आइडिया लग गया कैसे प्रश्न आते हैं और हमको किस प्रकार से प्रश्नों का आंसर करना है, कैसे समझना है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है। कृतियों का कालक्रम आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कृतियों के आचार्यों पर ध्यान देना है, तो जिससे कृतियों का कालक्रम भी बन जाएगा। और कृतियों पर ध्यान रखना है कौन किसकी कृति है, जिससे आपको मिलान करने में सुविधा हो। किन दो का संबंध है यदि पूछ लिया जाए तो आप एक बार डिटेल में मेरी क्लास को आप जा करके देख लेंगे, तो ये भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। कल से हमारे मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि हम लोग कल से पाणिनि शिक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो पाणिनि शिक्षा को पढ़ेंगे, फिर पाणिनि शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, फिर भाषा विज्ञान को देखेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं हैं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, चैनलों को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी मेहनत का फल हमको मिले। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। पढ़िए और आगे बढ़िए। युवा स्यात् साधु युवा।